मतलब 3 से ज्यादा होगी तो पॉलिनोमियल। हाँ वही ना, जहाँ आपका नेम एंड हो जाता है तो फिर हम एज ए होल भी हम कहते हैं 1 से जितनी भी ज़्यादा आपके पास पावर्स आती है वो सारी पोलिनोमियल्स हैं। लेकिन जब उसको कैटेगराइज करते हैं तो मोनो बनता है, ठीक है, अब उसके बाद बाय बनता है, आपके पास ट्राई जो उसमें आ जाता है, फिर उसके बाद आगे ऑनवर्ड स्टार्ट हो एक दो और भी क्वेश्चन है सर। ये बुक में पेज नंबर 2 पर पैराग्राफ नंबर 2 में जाता है। हाँ हाँ, ये बताया गया सर। ठीक है, नहीं अच्छा है। अच्छा जी, आगे। ठीक है, नहीं अच्छा है। देखें, जब आप बुक पढ़ते हो ना, बुक में से मैंने आपको बताया ना कि जो थियोरिटिकल क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आते हैं, सारे होते तो एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इन केस आपके पास डेफिनेशंस आ जाते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को नहीं आएंगे, हो सकता है किसी को बहुत सारे डेफिनेशन आ जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम आ जाए। अब आप भी ये भी कैसे सर पॉसिबिलिटी कैसे है, तो मैं आपको बता, रैंडम जब आपके कंप्यूटर रैंडमली पिक करता है चीज़ें, तो उसके पास ये ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होंगे 1 मार्क के, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हैं जहाँ से वो रैंडमली सबको डिफरेंट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, डिफरेंट क्वेश्चन। क्यों? उस पूरे डेटाबेस के अंदर जो उनके पास होता है, जो क्वेश्चन का स्टॉक है, उसमें कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। लेकिन स्कैन्स के डेटाबेस के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, 1 से 2 दफ़ा आ जाते हैं, तो कभी कभार सेम क्वेश्चन भी आपको रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पॉसिबल है कि हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उनके पास भी लिमिटेड है, लेकिन उनके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सर ये 10। पे, जी मेरा क्वेश्चन था सर, ये पेज नंबर 3 पर बुक में ये दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन इक्वेशन बट बाय कन्वेंशन। ये कन्वेंशन का समझिए है। कन्वेंशन मीन अजम्पशन आती है ना, कन्वेंशन वो होती हैं जो रूल्स डिस्क्राइब हुए होते हैं, उसको कन्वेंशन कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कन्वेंशनल बैंकिंग, वो बैंकिंग जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, और कन्वेंशनल तब हम कहते हैं जब इस्लामिक आ जाता है। तो एक इस्लामिक बैंकिंग है जो इस्लामिक रूल से चलते हैं, एक कन्वेंशनल बैंकिंग है जो कन्वेंशनल रूल से चलते हैं। जिस तरह हमारा लॉ है वो कन्वेंशनल है, ऐसे ही इस्लामिक शरिया और है, और ठीक। इस्लाम दूसरा लॉ है उसको हम कन्वेंशनल कहते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, उसमें सारी चीज़ जितनी भी अज्यूम या जो भी डिफाइंड हुई थी उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। तो इसमें जो बताया हुआ वो इस तरह के, ज़रूरी नहीं कि हमेशा, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y एज अ फंक्शन ऑफ x हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेल्स जो है वो आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट हो, सही है। लेकिन हो सकता है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो सेल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट, यानी सेल्स उस पर भी डिपेंडेंट हो सकती है। तो बाय कन्वेंशनल हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म जिसको कहते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। लेकिन उसने कहा जरूरी नहीं है कि अगर x में इंक्रीज हो रहा हो तो y में डिक्रीज हो रहा हो, तो हो सकता है कि y भी इंक्रीज करे और x डिक्रीज करे ना, आ रही समझ। तो ये इस तरह उसमें लिखा हुआ है कि ठीक। बाय कन्वेंशनल, बाय लॉ या बाय जनरल रूल हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। लेकिन वो कहते हैं जरूरी नहीं है, जैसे हम जरूरी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दूसरे में चेंज आ सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्मेट के लिए हम इसी को यूज करते हैं। थैंक यू सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने गिवन है। अब इस क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लें, बास क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने ऑप्शन से सॉल्व करते हो, बास क्वेश्चन आप सारे थॉरली सॉल्व करते हो। तो हमने सीबी में ये प्रैक्टिस है हमारी, सीबी के अंदर हम डिफरेंटली जो है ना उसमें डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लें, कल मुझे एक क्वेश्चन किसी ने सेंड किया, उसने कहा सर आप मुझे ना सपोज कर लें ऐसे क्वेश्चन था, सपोज कर रहा हूँ, आप इसको अब सॉल्व तो नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट मैं क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ था +2 और शायद हाँ ये लिखा हुआ था -4, कहते इसको सॉल्व कर लें। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, इतना थिंकिंग प्रोसेस करूँ, तो क्यों मैं सॉल्व करूँ इसे, बेटर नहीं है कि मैं ऑप्शन में से, ठीक है, वैल्यू सेलेक्ट करके यहाँ पर x में पुट करूँ, x ही फाइंड करना है ना, इसमें पुट कर दूँ, राइट और लेफ्ट को इक्वल करूँ, और मेरा आंसर आ रही बात की समझ। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, नहीं मैंने इसको सॉल्व करना है, नहीं आपके पास टाइम इतना नहीं होता आप इसको सॉल्व करो। तो कभी कभार क्वेश्चन अगर सोल्यूशन से आता हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन इक्वेशन में ज़्यादातर हम लोग ऑप्शन में से उठा के उसमें पुट करते हैं। क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर हम ऑप्शंस के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं, तो नहीं जाते लेंथी वे से, क्योंकि मैनुअल तो नहीं है ना, आपने प्रूफ करके तो नहीं देना ना उसे, आपके पास क्या है ABC ऑप्शन है,
तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि उसमें भी सोल्यूशन की तरफ ना भागना शुरू करें। जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर 1 में आपका क्वेश्चन है, जैसे उसने कहा कि 90 और 100 के दरमियान एक वैल्यू है जिसका रिमाइंडर 5 आता है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने यार इसका कोई ना कोई मेथड तो होगा ना यार, नहीं बाज़ों का चीज़ें कुछ होती है जो जर्नल होती है, तो उसको हमने क्रिएट नहीं करना, तो जर्नल होती है। जब जर्नल होती है तो इसका मतलब है कि फिर हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। अब कितना कर लेंगे इसे सॉल्व कर लें, आप स्टक हो जाएंगे। 25 5x हो जाएगा, चले 5 2x हो, आइए क्या करूँ और आगे कोई लॉगरिथम्स वगैरह लेके आ जाते हैं और मजीद कुछ लेके आते हैं, तो फायदा क्या इतने ज़्यादा सॉल्व करने का। हमने प्रूफ तो नहीं करना, हमने ऑप्शन को लेके जाए, तो ऑप्शन पुट कर दें x में, सॉल्व करें, देखिए राइट और लेफ्ट इक्वल आता है, जिसपे राइट और लेफ्ट आपको इक्वल हो जाता है वही आपका आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, कहते हैं व्हाट इज द रेशियो, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर ले फिर बाद में जाते जाते हैं कि क्या है आपके पास। व्हाट इज द रेशियो हुज टर्म्स, रेशियोज के दो टर्म्स होते हैं ना, हमने पढ़ा है कि मैंने बताया भी था आपके रेशियो को हम लिखते हैं, तो रेशियो अगर लिखता हूँ a to b, तो a to b का मतलब होता है a और b, बन गया आपको फ्रैक्शन में आ गया, रेशियो को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a रेशियो b, या इसको हम a to b भी लिख सकते हैं, a by b भी लिख सकते हैं। तो उसने कहा कि ये टर्म्स हैं, a और b रेशियो के टर्म्स हैं। व्हाट इज द रेशियोज इन द फॉलोइंग whose terms differ by 40, डिफर का मतलब है माइनस, उनमें डिफरेंस जो है वो 40 हो। जो टर्म्स है ना, जिस तरह a और b दो टर्म्स हैं, इनमें जो डिफरेंस हो सपोज कर ले वो 40 के इक्वल हो, तो लिखा हुआ है व्हाट इज द रेशियो whose terms differ by, whose term differ by 40 whose term differ by 40 and the measure if which is 2 or 7, और उसका जो सोल्यूशन हो है ना आपस में सिंप्लीफाइड फॉर्म, वो 2/7 या 2:7 के अंदर होना चाहिए। अब ये दो कंडीशंस दे दी, एक उसने कहा कि वो जो यहाँ पर चारों में से आप कोई सिलेक्ट करेंगे रेशियो इस क्वेश्चन के हिसाब से, पहला उनमें डिफरेंस 40 का हो, दूसरा उसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2:7 में आ जाए, सिंप्लीफाई किया तो 2:7 में, ये दोनों अगर इनमें से किसी एक रेशियो में फॉल करे, ये दोनों कंडीशन, तो देन वो रेशियो हमारा आंसर है। ठीक हो गया। अब यहाँ से 1 बाय 1 चेक करते जाएं। अगर आपके पास ये पहला मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन है सर, चले 56 माइनस 16 करते हैं 56 माइनस 16 करें तो 40 आता है, 56 माइनस 16 करें तो 40 आता है, और 16 और 56 को अगर सिंप्लीफाई कर लें, और आपको पता है कि जब भी हम लोग रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक कॉमन फैक्टर लेते हैं, एक टेबल लेते हैं जिसमें से दोनों आए, डिफरेंट टेबल से डिवाइड नहीं करते। तो ये अगर इसको कर लें तो किस पे चल सकता है, ये 8 2 जा 16 है, 8 के टेबल पे 8 2 सर, और 8 के टेबल और 8 7 जा 56 आता है। ठीक है, ये चले, ये तो ऑप्शन आ गया ना। बाकियों में देखें तो देखिए 50 माइनस 10 40 आ रहा है, तो क्या आया 10 और 50 को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूँ 10:50 को एक ही से, तो इसका मतलब हुआ मैं 10 से कर सकता हूँ, 10 1 जा 10 10 5 जा 50, तो क्या ये 2:7 बनता है, नहीं बनता, तो इसका ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट को अगर देखूँ तो 70 माइनस 20 आ रहा है तो 50, तो अगर एक ऑप्शन, एक अगर कंडीशन आपकी नहीं पूरी हो रही तो डेफिनेटली दूसरी भी उसका नहीं, ये हो गया। थर्ड को अगर देखूं तो 76 माइनस 36 आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपके पास कितने आ रही है 40 आ रहे हैं, तो क्या 36 और 76 एक टेबल में सॉल्व करें 2/7 आता है, नहीं आता। तो ये आपने कंडीशन को देखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन की मीनिंग यही बनी, उसने कहा इन चारों ऑप्शन में से जो फैक्टर्स हैं अलग अलग रेशियो के राइट और लेफ्ट पे, बताएं वो कौन सा इसमें से आंसर है कि जिसमें पहली कंडीशन पूरी हो जो कि उसका डिफरेंस 40 आए, और उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 2/7 या 2:7 के अंदर उसका आंसर फॉल करें। तो हमारे पास आपके पास ऑप्शन ए है जो कि इसके अंदर इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 1 मार्क का जो आप उसको सॉल्व करते हो और आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में, अब यहाँ पर अपने आप को लॉक करते हो, मजीद इसमें कोई डिस्कशन नहीं। इफ द 11, ये कर भी चुके हैं हम लोग, ये 11 वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने कराया भी था आपको जब हम लोग रेशियोज का थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ रहे थे, इसको दोबारा से भी देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 11 में, उसने कहा इफ द रेशियो a to b is मीन इक्वल टू 9 टाइम्स, ठीक है, इज 9 टाइम्स द रेशियो b to a,
तो इसको अगर मैं लिखूं इस फॉर्म में जैसे लिखा हुआ उसने A to B is 9 times B to A। अब मैंने बताया था कि रेशियो आप इस फॉर्म में लिखते हो, तो अगर इस तरह लिखना चाहते हो, ये हो गया, ये आ जाएगा A ओवर B, क्योंकि हमने सॉल्व करना है ना, और फाइंड क्या करना है, A ओवर B। A और B को मैं लिख सकता हूँ A to B या A रेशियो B लिख सकते हैं ना, हमें ये चाहिए। तो अब इसको देखें, ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई B इससे मल्टीप्लाई, तो A इंटू A B इंटू B इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मजीद कर लें तो स्क्वायर को अगर कट ऑफ करते हैं हम लोग, तो हम क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर काटेंगे कि इंडिविजुअल स्क्वायर आ जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा A बाई B, और यहाँ प्लस माइनस, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन है जो उन्होंने सॉल्व किया, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, सारे 1 मार्क के क्वेश्चन हैं तो आप सॉल्व कर सकते। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, A to B is 9 times। सर जब भी रेशियो के क्वेश्चन में इस तरह सेंटर में इज आएगा तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू है। इनकी किसी ने बात अंडरस्टैंड की, मुझे कोई बता सकता है? सर कह रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में इज आएगा तो वो इक्वल होंगे। हाँ, वो यहाँ पर देखिए ना, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़े, इसको छोड़े, ऐसे इस पे स्ट्रेस है, लेकिन पूरे को पढ़ लें, एक दफा पढ़ ले, 2 दफा लिखा हुआ है, इफ अ रेशियो ऑफ A to B इज 9 टाइम्स द रेशियो ऑफ B to A, तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या आ रहा है कि बेसिकली इसके रेशियो इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ B to A, तो तब बनता है। जब आप इसको एक दफा पढ़ते हो, मैंने कहा इस, क्योंकि मैंने कल भी आपको इसके साथ जो है डिस्कशन की है इसमें, तो यहाँ जो इज आ रहा है स्पेसिफिकली, हमेशा ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में जहाँ इज आएगा तो उसका मतलब इक्वल टू है। इस क्वेश्चन को आप एक दफा पढ़ लो, फिर मैं पढ़ता हूँ, इफ द रेशियो ऑफ A to B इज 9 टाइम्स द रेशियो ऑफ B to A, दोबारा पढ़ता हूँ, इफ द रेशियो ऑफ A to B इज 9 टाइम्स द रेशियो ऑफ B to A, ये जो इज आ रहा है ये बेसिकली यहाँ पर इक्वलिटी के साइन के साथ क्या सही है सर, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यस सर। क्वेश्चन 12 को अगर रीड कर लें तो क्वेश्चन नंबर 12 में चेक कर लें आपके पास क्या वो सॉल्यूशन या आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। देखें लिखा हुआ है 3 पर्सन्स ABC इन्वेस्ट ये पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट्स रिस्पेक्टिवली इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब कोई बिजनेस, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी, प्रोजेक्ट का मतलब बिजनेस ही, ठीक है, इन अ प्रोजेक्ट। अब ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में करते हैं। अब आप कहेंगे सर वो तो असाइनमेंट होती है, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट नाम दे क्या देते हैं, हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको सॉल्व करें तो उसको हम प्रोजेक्ट कह देते हैं, ऐसे ही है। लेकिन वो ये उसका मतलब नहीं है, वो एक टास्क लेते हैं प्रोजेक्ट को, ये भी एक टास्क है। तो टास्क का यहाँ पर क्या हो, कोई इन्वेस्ट अगर पैसे कर रहा हो तो वो टास्क क्या होता है, कोई बिजनेस होता है। द बिजनेस अर्न इतना प्रॉफिट, ठीक है, यानी बिजनेस चला, बिजनेस ने इतना प्रॉफिट अर्न किया। फाइंड द शेयर ऑफ सी, तो शेयर की बात हो रही है कि तीनों को कितना कमाया जाएगा, तीनों को कितना हिस्सा मिलेगा, तीनों को कितना हिस्सा मिलेगा, या सी का कितना हिस्सा है। तो हम तीनों का हिस्सा फाइंड करें, सी का भी आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखें आपके पास कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको क्या नाम देते हैं, अब प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो। अब जो अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कभी भी उसको पार्टनरशिप के साथ ना मैच करें जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो अकाउंटिंग में कोई और वे से लेके चल रहे होते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में जो हम कर रहे हैं इसका कुछ और वे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, लिखा हुआ है ना शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब हुआ कि 3 लोग हैं, उन्होंने आपस में, 3 लोग हैं, उन्होंने आपस में शेयर किया अपनी कैपिटल को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, और वो तीनों का आपके पास ये उनके पार्ट्स बन रहे हैं। आपने लिख दिया, रेशियो में क्यों लिख रहे कि हमने पार्ट्स निकालने हैं।
तो अब यहाँ से अगर सॉल्व कर लें तो रेशियो में आपकी डिवीजन होती है, तो हम एक सिंपल एक ही कांस्टेंट से हम डिवाइड करते हैं। तो मैं कहता हूँ सबको हम लोग 1000 से डिवाइड कर लें या कॉमन ले लें, जैसे करना चाहते हैं। तो 1000 से डिवाइड के आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36, 45, 54। आपको ये कॉमन डिवाइजर देखते हैं, डिवाइडर 9 देखते हैं कि उससे सॉल्व हो। तो अगर 9 से हम डिवाइड करें तो 9 4 ज़ा 36, 5 ज़ा 9 6। इसका मतलब हुआ कि तीनों ने जो शेयरिंग की वो इस रेशियो से की। ये 4 हिस्से लेके आए, ये 5 लेके आए और ये 6 लेके आए, यानी ABC आ गया। तो जब हम लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं ना, जब प्रॉफिट शेयर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। आपके पास ABC, तो हम कहेंगे ए शेयर के लिए अगर फार्मूला लिखें बनाना हमने, तो हम कहेंगे ए का जो शेयर है एज प्रॉफिट शेयरिंग जो आपके पास है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। एज प्रॉफिट शेयरिंग जो कि गिवन है, जो कि 4 है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। सिमिलरली B, C और आपके पास वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो आपने जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, और उसमें ये तो सिंप्लीफाई करके हम लेके आए ना, तो जब भी आपके शेयरिंग रेशियो गिवन हो तो उसी रेशियो के हिसाब से आपने देना है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे डायरेक्ट, हमेशा उसको पहले फ्रैक्शन में लेके आओगे। हम कहेंगे सम का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हम सम ऑफ रेशियो लेते हैं तो इसका मतलब है जो रेशियो है उनको प्लस कर रहे हैं, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी कि जितना आपके पास प्रॉफिट है उसका टोटल पार्ट, और उस टोटल पार्ट में से इसका 4 हिस्से। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा 15। तो अगर मैं अब ए का शेयर लिखना चाहूँ प्रॉफिट में, ए शेयर, तो मैं लिखूंगा उसको 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो वैल्यू आएगी 37,500। इसी तरह अगर बी का शेयर लिखूं तो आपके पास होगा 5 डिवाइड बाय 15 आउट ऑफ 30 इज दिस। इसी तरीके सी के साथ लिखते हैं तो आपके पास आएगा 6 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 37,500। अब ये इनके डिफरेंट जो है आपके पास प्रॉफिट के अंदर उनका पार्ट आएगा। अगर एक बंदे ने 4 हिस्से या 4 और 15 के हिसाब से प्रॉफिट लेना है, तो जब लॉस होगा तो 4 और 15 के हिसाब से लॉस भी करेगा ना, यानी लॉस भी बेयर करेगा। अगर 5 और 16 के सर आपका माइक बंद हो गया। ठीक है, तो कितना शेयर आ रहा है सी का? 15,000। दूसरों के भी फाइंड हो गए, कितने कितने आ रहे हैं? 12,500 और 10,000। एक है 10,000। ठीक है, ये 10,000 है, ये उनके शेयर सबको ऐड कर लो तो 37,500। ठीक है, ये वे होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के लिए रेशियो। बस आप अपने माइंड में रखिए कि जो भी आपका शेयरिंग रेशियो, जैसे अगले क्वेश्चन में रखे उन्हें रेशियो दे दी है शेयरिंग, हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर शेयर डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू आई। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, यहाँ पर ये वाला पार्ट है। सपोज कर लेते हैं जैसे कल हमने सॉल्व किया था कोई क्वेश्चन, सेम वही पे, क्योंकि आगे आगे वही क्वेश्चन आएंगे। सपोज कर लें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ, क्वेश्चन है कि अगर आपके पास इफ सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 10,000 आपके पास गिवन है, और प्रॉफिट आपके पास
इन द रेशियो ऑफ, सपोज लिखा हुआ रेशियो जैसे मैंने लिखा है 456, ठीक है, और क्वेश्चन आए फाइंड द रेशियो ऑफ बी का गिवन है बी एंड ए एंड बी, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना ऐसी। सर फाइंड द रेशियो या फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट? शेयर ऑफ ऑल। जी क्या करना चाहिए हमें? 6 divided by 15 into x is equals to 10,000 टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें हमने ये करना है कि प्रॉफिट पहले आएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाए तो ए और बी का शेयर आ जाएगा, लेकिन 10,000 तो ऑलरेडी सी का शेयर है, तो 10,000 में से हमने इन दोनों का शेयर नहीं देना है, इसको ज़हन में रख लीजिएगा। अभी जैसे हमने प्रोसेस किया ना कि पहले रेशियो निकालें, फाइंड किए, फिर जो प्रॉफिट का शेयर था 37,500, उनमें से हर एक का उस रेशियो के हिसाब से शेयर उनमें का डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आया हुआ, जैसे अगले क्वेश्चंस में आएंगे 13 और 14 में भी, तो अगर आपके पास एक का शेयर दिया हुआ है तो क्लू तो अच्छा आ गया, इजीली हो गया। आपको मैंने कल भी हमने इसका क्वेश्चन किए। आप क्या करोगे, जब आपने सी का शेयर फाइंड किया तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा सी का शेयर है 6 ओवर, ठीक है, सी का मेरे ख्याल में चले ए का, ये ए का शेयर है क्योंकि हमारे पास आंसर मैच कर जाए। ये आपके पास ए है, ए शेयर ये है, तो बी एंड सी का हम लोगों ने शेयर फाइंड किया, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, ए का शेयर आपके पास आया हुआ और ए का शेयर आपके पास, उसका जो रेशियो देखें तो आपके पास आ रहा है 4/15, तो 4/15 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट होता था ना, हमने किया था, तो इज इक्वल्स टू आपका 10,000 आया। तो प्रॉफिट आएगा तो दूसरों के शेयर आएंगे ना, तो उसके शेयर में तो, लेकिन इसका जो शेयर दे दिया, इससे हम टोटल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। याद रखें जैसे हम प्रोसेस करते हैं तो उसका रिवर्सल भी आ सकता है। तो 4 और 15 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट हमने किया था ना, 37,500 मल्टीप्लाई 4 और 15 तो 10,000 आया था। अब प्रॉफिट अननोन है तो हम उसी फॉर्मूले को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 4 और 15 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट इक्वल टू 10,000। अब मुझे पता है कि अगर टोटल प्रॉफिट आएगा तो ए, बी और सी का भी शेयर आ जाएगा, लेकिन ये 10,000 शेयर ए का है, इसमें से किसी का शेयर कोई नहीं है, लेकिन इसका शेयर जो 10,000 है इसको मैं यूज कर सकता हूं टोटल प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या था कि रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000। अब इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं कि प्रॉफिट आपके पास आ गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से और डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि यहाँ पर जाके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अब इसको अगर सॉल्व कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 37,500 जो कि प्रॉफिट है। अब आप कहेंगे सर क्यों प्रॉफिट फाइंड किया? इसी वजह से फाइंड किया कि प्रॉफिट में सबका शेयर होता है, 10,000 उसका शेयर है, उसमें किसी का कोई शेयर नहीं है, तो इसको आप ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये सारा आ गया, मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी तरह ही है, जो क्वेश्चन 13 है वो इसी तरह उसने दे दिया हुआ है। 13 को अगर रीड पे लिखा है एन अमाउंट का कोई पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी आपको, एन अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स पी क्यू आर, ये पी है, ये आपके पास क्यू आ रहा है और ये आपके पास आ रहा है पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 357। इफ क्यू शेयर इज 1500, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू शेयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू शेयर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अब उसने ये नहीं कहा कि पी से क्यू को माइनस कर दे या क्यू को पी से माइनस कर दे, उसने कहा दोनों का डिफरेंस बताएं, और वो जो डिफरेंस बता दिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको ज़हन में रख लें। जब वो डिफरेंस पूछता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर वो पूछते कि पी माइनस क्यू कर ले तो कितना आता है, तो फिर अब माइनस में आए या प्लस में आए तो आप उसी तरीके से अनाउंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक का शेयर गिवन है, तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया सेम उसी वे से करेंगे, ठीक है। तो अगर एक का शेयर आपके पास गिवन है तो दूसरों के शेयर हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए पी क्यू आर है, ये गिवन। अब उसने देखा हुआ क्यू शेयर जो है वो हमारे पास है
₹1500। और उसने कहा कि बताएं क्यू और पी, इसका मतलब पी शेयर हमने फाइंड करना है। देखिए पी का शेयर जो है वो प्रॉफिट में होता है, तो पहले हम टोटल प्रॉफिट फाइंड करें। तो टोटल प्रॉफिट के लिए हम करें तो सी जो क्यू जो है ये 5 है, और ये आपके पास 5 और ये आपके पास 7 15 बन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सम ऑफ रेशियो जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 3 + 5 + 7 जो कि 15 आ रहा है। अब क्यू का जो शेयर था प्रॉफिट का वो कैसे हम फाइंड किया हमने, या किया होगा, वो हमने किया होगा सी जो आपका क्यू या 5 है, तो 5/15 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट या अमाउंट विच इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है 1500। हो गया, ऐसे ही फाइंड किया होगा। तो अब इसको करें तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा 1500 × 15 / 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 4500। इसका मतलब है इन तीनों के बिजनेस का जो प्रॉफिट था ना वो 4500 था, और 4500 में से जो क्यू का शेयर था वो 1500 आ गया था। अब उसने क्या कहा हमें, उसने ये कहा कि बताएं कि पी और क्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब पी का शेयर आएगा तो तब डिफरेंस का पता चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका पी का शेयर फाइंड कर लें। तो पी शेयर आपके पास क्या होगा, उसके रेशियो हम लेके लेते हैं। तो पी का रेशियो है 3/15 900। मल्टीप्लाई बाय 4500, डेफिनेटली आपके पास 900 आ जाएगा। आप देखें उसने कहा एक आपके पास आया 900 और दूसरा आपके पास आया 1500। उसने कहा इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस के लिए हमेशा हम बड़े से छोटे को 600। माइनस करते हैं ना। तो बेसिकली आपके पास कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। तो 600 इज द आंसर। आपके बुक के आपके जब ऑप्शंस गिवन होंगे तो उसमें आप 600 को सेलेक्ट करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, पूछ लें। ये लास्ट समझ नहीं आया, अपने कौन सा? पहले प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट से फिर आपने शेयर निकाला है ना। जी जी, प्रॉफिट से शेयर निकाल, प्रॉफिट से शेयर आ गया, दोनों का डिफरेंस दिया है, वो 600 आ रहा है। सर ये शेयर वो वाली अमाउंट नहीं होती जो होते हैं, शेयर वो वाली अमाउंट होती है ना जो मतलब इन्वेस्ट करता है। नहीं नहीं, ये वो अमाउंट नहीं है जो इन्वेस्ट करते हैं, ये वो अमाउंट है कि इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर आप प्रॉफिट में से लेते हो। तो ये प्रॉफिट का शेयर है। हाँ हाँ, यस, प्रॉफिट में से। क्यू ने अगर शेयर लिया होगा तो प्रॉफिट में लिया होगा ना। अगर क्यू ने इन्वेस्ट किया होता तो उससे तो रेशियो बन गया ना 357, उनका प्रॉफिट उसका इन्वेस्टमेंट की रेशियो थी ना। तो जो उसमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कैपिटल लिया जाता है, लेके आया जाता है, तो उसका रेशियो 357 है। यानी उन्होंने उस पार्ट का 3 पार्ट 5 पार्ट 7 पार्ट उन्होंने कर दिया। अब जो प्रॉफिट आएगा तो इसी के बेस के ऊपर उनको शेयर मिलेगा ना उसमें से। तो ये प्रॉफिट के शेयर हैं जिसके बारे में उसने बात की। हाँ जी सर जी। सर अगर हम प्रॉफिट फाइंड करने के बजाय हम इस तरह करें कि 1500 को 5 पे डिवाइड करें और सिंगल रेशो वैल्यू आ जाए हमारे पास, उसको फिर हम 3 के साथ और 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मतलब हर पी क्यू और आर का शेयर हमारे पास आ जाए। प्रॉफिट के बजाय हम सिंगल रेशो वैल्यू निकालें तो वो ठीक नहीं होगा। नहीं, कल में 1500 को अगर हम 5 से डिवाइड कर लें, यस सर, सिंगल रेशो यानी वन रेशो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अच्छा 1500 को 5 से क्यों डिवाइड करें? सर 5 के 1500 के 5 मतलब 5 हिस्से हैं उसके सारे शेयर में। 1500 को हम 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। 300 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाएगा। 300 को फिर अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें या 5 के साथ तो पी की और अच्छा, आर का शेयर आ जाएगा। आप इसको कहते हो मैं इसको इक्विलिमेंट बना लूं, यानी कोई इस तरह कर यस सर, लें, मल्टीप्लाई कोई इस तरह कर लें कि इससे ये इक्विलिमेंट हो जाए, ऐसे कह रहे हो? यस सर। हम इसको क्या कह सकते हैं, 3 को अगर हम करते हैं तो कितना बनता है? सर 1500 को 5 पे करेंगे तो 1 रेशो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ना, मतलब अच्छा, एक 5 से रेशो। चलिए ये आपके पास हो जाएगा, कितना बनता है 15 डिवाइड 1500
300। यस सर। अच्छा, अब 300 का क्या करें? 300 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही पी का शेयर आ गया 900। अच्छा, ये आपके पास 900 आ गया, ठीक है, आगे? इस तरह हम 1500 को 5 के साथ 300 को 5 के साथ करेंगे अच्छा, इसको कर लें। तो 1500 उसका शेयर आ गया। सही है, 7 के साथ करेंगे तो 3 7 2100 आ गया उसका शेयर। चाहिए रेशो। चले, इस पे भी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इन्होंने भी ये ठीक है पॉइंट लिया हुआ है, तो हम इक्विलिमेंट रेशियोज आते हैं हमारे पास, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ये यस ये भी हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेटली इसी को लेके चलें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो सिंपल आपके पास मेथड आता है, तो मैंने डेफिनेटली जो कॉमन हम लोग चला रहे हैं या जिसको लेके चल रहे हैं, तो यस आपके पास है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको भी इक्विप करेंगे किस तरीके से आता है। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दी ना कि आप लिखते हो कि 5% इंक्रीज, तो आप कहते हो x + 5% आप x उसमें इंक्रीज हुआ। तो आप में से ऐसे होंगे तो कहेंगे सर आप क्यों 2 स्टेप कर रहे हैं, आप ऐसे कर लें कि अगर 5% इंक्रीज हुआ तो 100% होता है, तो उसमें 105 हुआ, तो 105 को 100 से 1.05 हुआ, तो सर 1.05 को वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, टोटल वैल्यू इंक्रीज आ जाएगी। तो यस ये ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन कॉमनली जो लोग उसका अंडरस्टैंडिंग है उस तरफ जाने की जरूरत नहीं कि इसने क्या बता दिया, उसने जो बताया वो ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नहीं। लेकिन जो आपको मैंने यस सर, कॉमन मैं सिर्फ शेयर कर रहा था कि मतलब ये सब ठीक है, नहीं अच्छा है, गुड गुड, सही, कोई मसला नहीं, अच्छी बात, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ना जनरली जिसको आप समझ आ रही है, जो उन्होंने क्लू दे दिया वो भी जो अंडरस्टैंड कर रहा है उसको भी देख लें, नहीं तो इसको कर लें। चले 14 क्या मैं सॉल्व मुझे करना चाहिए, क्या मुझे कोई बता देगा कि आंसर ये आ रहा है सर 14 का, या मुझे वे बता दें, आंसर ना बताए वे बता दें कि मुझे कैसे करना चाहिए। सर ये सर भी इसमें सिंपल उसी पता है तरह कि है। एक 1100 डिवाइडेड बाय एक 11 हम करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 7 700 आ जाएगा, और दूसरा 400, सिंपल। सर यानी कि रेशियो है ना, इसके 7 हिस्से है ना 1100 के, 11 हिस्से हैं इसके, 11 में से 7 हिस्से ए और बी ने ले लिए पीछे। सर सी का हिस्सा कितना होगा, तो 11 - 7 करेंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1100 करेंगे तो फिर उसका शेयर आ जाएगा सर। अच्छा और कोई? 400 सर आएगा, 400। अच्छा अच्छा, और कोई बता दें। सर यही क्वेश्चन वैसे कल रात को मैंने अपने सीनियर से पूछा था, अफाक भाई को आप जानते होंगे, तो वो मुझसे नाराज हो रहे थे कि ये नहीं आता तो आगे क्या करोगे, तो जरा तो दिमाग नहीं, लड़ा के किया था खुद ही मैंने। आफाक कहाँ का, वो कौन सा लगा? सर जिनके साथ मैं आया था मिलने, आपको याद होगा शायद, तो अच्छा, ये कह रहे आफाक थे वो फसाने आया हूँ। ग्लासेस जो लगाता है आफाक? हाँ जी बिल्कुल, वो अच्छा मेरे अच्छा, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो कल रात को मैंने उनसे पूछ लिया, नाराज हो गए थे। तो सर वैसे ये क्वेश्चन जो है ये, इनमें एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज होता है, जनरल तरीके से भी कर सकते हैं? नहीं जनरल, जैसे देखिए अभी उसने आपके साथ शेयर किया है ना, उसने जनरल फॉर्मेट किया, उसकी हाँ अंडरस्टैंडिंग। मैंने सर मैंने उसी जनरल तरीके से किया है, उसी जो उन्होंने बताया मैंने उसी तरीके से किया हुआ है पहले से ही। बस लास्ट जो था वो थोड़ा मुझे ये 7 और 11 मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, वो नाराज हो गए थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है सच। ये मैं भी आपके सामने हम्म। रीड करूंगा, आप इसमें से खुद आंसर देगा वो, बिल्कुल इजी से। अगर हमने ऊपर वाले अंडरस्टैंड कर लिए तो 14 क्वेश्चन हमें कुछ भी नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे क्वेश्चन लिखा गया है इतना बड़ा सारा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने कहा 3 लोग हैं जो कि 1100 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कोई वो सपोज कर ले कि एक बिल्डिंग की सफाई का किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 1100 में, लेकिन वो 3 पार्टनर हैं जिन्होंने 1100 के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है इससे जो उनको बचत होगी ना वो 1100 होगी, या इसको जो मिलने वाला पैसा है वो 1100 रुपये है। अब उसने कहा कि ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, यानी वो एज वन काम करते हैं। जब 2 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सिंगल पर्सन बन जाते हैं, ऐसे ही यानी 2 लोग हैं ए और बी, वो सिंगल पर्सन है, वो काम कर रहे हैं, यानी दोनों कार्य उनको उन दोनों ने काम करना है, और उनको दोनों को इकट्ठी अमाउंट मिलनी है आपस में, वो जो मर्जी जिस तरह मर्जी डिवाइड कर लें। तो वो कह रहे हैं कि तीनों का काम था, लेकिन 2 लोग ए और बी जो था उन्होंने अपना काम सेलेक्ट कर लिया, और उन्होंने पूरे काम का यानी जितना भी काम था सफाई वाला, उन्होंने 7 और 11th ऑफ द टोटल वर्क उन्होंने परफॉर्म कर लिया। 7 और 11th ऑफ द टोटल वर्क परफॉर्म। अब याद कर ले चैप्टर नंबर 1 में पैसेंजर वाला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 में पैसेंजर वाला क्वेश्चन 120 पैसेंजर थे,
और पता नहीं शायद उसमें 5 और 11 था या जो रेशियो गिवन था उतने जी रेशियो सर, याद है, याद है। ऑक्युपाइड हैं, उतने रेशियो ऑक्युपाइड हैं। तो हमने क्या किया था 120 मल्टीप्लाई बाय उस रेशियो से, तो जो आंसर आया था शायद जी 56, सर। वो 56 पैसेंजर भी थे, 56 सीट्स भी थी, जैसे भी वो कहते। सेम यहाँ पर भी वही है। तो सबसे पहले हम 1100 में से उनके शेयर निकाल लेते हैं कि जी 1100 में से उनको कितना मिला होगा। तो हमें डेफिनेटली इतना ही मिला होगा ना, जब उन्होंने काम ही इतना करना है तो पैसे भी तो उतने मिलने ना। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका मतलब है 700, 11 में से 700 जो है, 1100 में से 700 रुपीज़ जो है उनके काम को उनको मिल गया। तो अगर 1100 में से 700 वो ले गए तो इसका मतलब है बाकी जो रह जाएगा वो सी का पार्ट होगा ना, जाहिर सी बात 1100 पूरे करने हमने, तो उसके कितने आपके पास जी पार्ट सर, आ जाएंगे? बिल्कुल। 400, 400 आ जाएगा। दोनों को हम जी ऐड सर, कर लेते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो आंसर हमारे पास वही आएगा 1100 आता है। सिंपल। ये देखिए आपके साथ, तो जिसने जितना काम करना है उसको इतना हिस्सा मिलना है ना, खत्म। तो ए और बी दो लोग, ए और मतलब एज वन, ए और बी जी मीन सर। एज वन, इन दोनों का इकट्ठा पार्ट है जो कि 7 और 11 है। अब इसको आप अलग-अलग ना कर देना कि ए को इतना मिलना है, बी को इतना नहीं, 7 और 11 इज 7 और 11। तो हमने क्या किया, मैंने यही गलती करी सर, अलग करे, 7:11 लिख दिया था, यही मैंने गलती करी थी। अब इसमें आप लोग जो है ना सारे इसको देख लीजिए, सुन लें इसको, कि इसने बताया कि 3 लोग हैं, ये दोनों इकट्ठा काम करते हैं। तो अगर ये दोनों इकट्ठा करते तो ये एज वन हो गए। उन दोनों ने जो काम किया टुगेदर लिखा हुआ है, उन्होंने 7 और 11 वाला काम किया। अगर सपोज के लिए 7 और 11 आप पूछ सकते हैं सर कैसे 7 और 11 को आप कैसे इस तरह ले सकते हैं, तो आप दोबारा से चैप्टर नंबर 1 में जो पैसेंजर वाला क्वेश्चन था उसको देख लीजिएगा। उन्होंने भी इसी तरह स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसमें ए और बी का नाम ही नहीं लिया हुआ, लेकिन उसने स्टेटमेंट यही है। तो अगर 7 और 11 आप द काम ये कर रहे हैं, तो जब 1100 रुपया है तो उनमें से 7 और 11 का हिस्सा ही उनको मिलना है ना, तो ये 700 आ गया। तो 700 अगर इन दोनों का हिस्सा आ गया, ठीक है। अब इसको 2 पे डिवाइड ना कर दे कि एक का इतना बी का इतना, उनकी मर्जी है जितना भी उन्होंने किया हुआ। तो 700 इन दोनों का हिस्सा आ गया, बाकी जो बच गया, ठीक है, वो 400 रुपया किसका आ गया, वो सी का पार्ट आ गया। तो सी पार्ट जो आपके पास आया, जो सी शेयर है, वो बेसिकली आपके पास कितना आया, 400। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे। इस तरह मजीद क्वेश्चंस जो है साथ साथ चलते जाएंगे। आपको असाइनमेंट में भी, अभी तक आपके पास कोई असाइनमेंट आई है मेरी तरफ से? नो सर। नहीं सर, ये नहीं आई। क्वेश्चंस आप पहले से दे रहे थे, वो हम घर में कर लेते। क्या कह रहे हैं पहले? ये क्वेश्चन सर आपने कल दे दिए थे, इस तरह के असाइनमेंट आपने दिए, कोई बड़ा असाइनमेंट तो नहीं दिया? मैं समझा नहीं क्या कहा आपने, सही तरह सुनाई नहीं दिया। सर आपने कल ये क्वेश्चंस दिए थे करने को ना, कि पहले आप ट्राई कर ले, हम आप बाद में कल में कर लूँगा, ऐसे असाइनमेंट दिए, बड़ा कोई असाइनमेंट नहीं दिया। नहीं, ये तो चले, ये तो समझ लो कि होमवर्क था। अब वो भी एज अ होमवर्क होगा, लेकिन वो एज ए असाइनमेंट हम उसको कंसिडर करते हैं होमवर्क के लिए। इसमें तो चले आपने किया, नंबर ऑफ लोगों ने आपकी हेल्प, यानी सब ने अपनी जो है ना कंट्रीब्यूशन दिया। उसमें क्या होगा, आप इंडिविजुअल करेंगे, उस इंडिविजुअल में करने के बाद आप जो आपसे नहीं होगा उसको आप सर्कल आउट करेंगे। फिर सारी क्लास में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ने नहीं किया, तो उसमें से जो कॉमन जो क्वेश्चन होगा उसको मैं नहीं लूँगा। यानी सपोज कर ले आपने उस असाइनमेंट के लेट्स से 20 क्वेश्चन है आपने कर लिया, उसमें से आपको 19 और 20 नहीं आता। अब सपोज करें किसी और क्वेश्चन पर्टिकुलर उसने इंडिविजुअल ने, उसको 10 और 11 नहीं आता, लेकिन 10 और 11 आपने किया हुआ, वो 10 और 11 शेयर हो जाएगा उसके साथ। लेट्स से उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती तो मैं करके दूंगा। तो जो 19 हो रहा है कि किसी और ने भी नहीं किया, तो कॉमन लेट्स से 19 बन गया, तो 19 मैंने सॉल्व किया। तो ओवरऑल इस तरह की हेल्प करके, एफर्ट करके पूरी की पूरी असाइनमेंट हमारी सॉल्व हो जाएगी। सही है, मैंने शेयर करना है। सही है सर। हाँ, ये समझ ले मेरी एक, हाँ वो शायद जो है ना मसरूफियत ऐसी है, सुबह से हम वो कर रहे होते हैं तो शायद मेरे माइंड में नहीं रहा, लेकिन लास्ट वीकेंड पे आपको देना, क्योंकि मैंने लास्ट शायद वीकेंड पे मैंने कहा था मैं आपको सेंड करूँगा, लेकिन मैंने नहीं किया और आपने किसी ने रिमाइंडर भी नहीं दिया। शायद किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि आपने काम देना है, शायद नहीं, आपका बैच का नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है इसमें से इस तरीके से आपके क्वेश्चन। सर असाइनमेंट वाली बात दोबारा बता दें सर, मेरा नेट का इशू हो गया था। जी, मैं ये कह रहा हूँ असाइनमेंट जो मैंने आपको सेंड करनी, कल फ्राइडे है ना, और सैटरडे को आप लोग का टेस्ट है। यस सर। सैटरडे को चैप्टर 2 का टेस्ट है आपका। लेकिन देखिए टेस्ट के दौरान अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपके पास बुक तो है, लेट्स से मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन वाला हमने पार्ट नहीं किया,
तो इन केस अगर कभी कंट्रीब्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको एक टाइम के लिए उसको स्किप कर दें, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और हमेशा याद रखो टेस्ट का जो वे होता है वो ऐसे नहीं होता आपने 1 आवर को चेक करना है, 1 आवर के बाद वो फिर आपका टेस्ट जो है आपका डायरेक्टली जो है वो स्टॉप हो जाता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप टेस्ट स्टार्ट कर ले तो आपका 1 आवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको जब पहली बात तो है कि मोबाइल फ़ोन से टेस्ट ना कभी अटैम्प्ट करें, इसको आप एज ए रिक्वेस्ट समझ लें। अगर आप करेंगे तो आपने मुझे अगर कंप्लेंट किया, मैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता आपको। दूसरी बात यह है कि आपने डेस्कटॉप और लैपटॉप से करना, और दूसरी बात इसमें आप इंक्लूड कर लें कि आप जब यानी टेस्ट अटैम्प्ट करोगे घर से, तो आपने एक काम करना है, बाकी एप्लीकेशन आप ऑफ कर दें, इनो कि यूट्यूब भी चला के बैठे हुए और साथ साथ उसको करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट उसने 4 MB का कहा हुआ है, तो उस टाइम स्पीड हमें 4 MB की मिलती ही नहीं है। तो आपने काइंडली कोशिश इस चीज़ की करनी है कि आपका टेस्ट ज़ाया ना जाए, ठीक है। अच्छा, ये करके फिर उसके बाद जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे, तो 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद रखो, आई कैप में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था हमने पास की तरफ जाना है, बाकी हमने अगर पूरा करना है वो बात की बात है। अब मैं पास अगर 1 आवर में पास करना चाहूँ अपने आप को, तो मैंने आधे घंटे में 30 मिनट्स में मैंने 25 में से 13 मार्क्स गेन करने, जो मर्जी हो जाए। 25 में से 13 मार्क्स मैंने करने हैं, कैसे हुआ? अब वो 13 मार्क्स ऐसे कभी भी नहीं आ सकते कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, नहीं। जो क्वेश्चन में मैं स्टक हो रहा हूँ, मैं क्यों उस पर सोचूं ज़्यादा, मैंने टाइम के साथ कंपीट करना है। तो मैं उसको एट ए टाइम जो है ना, 1 टाइम मैंने उसको स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट भी नहीं हो रहा, नेक्स्ट पे चले जाना है। मैंने एंड तक जाना है 25 से रीड करके कि मैंने 30 मिनट्स में 13 मार्क्स गेन करने हैं, और यही स्ट्रेटेजी आपकी होनी है। अभी भी एग्जाम के लिए आपने यही स्ट्रेटेजी करनी है, ठीक है। अभी आपसे जो पहले बैचेज है वो 40 क्वेश्चंस पे पहुंच गए, यानी मीन उनको मैंने 20 से स्टार्ट करवाया, 25 30 पे चला गया, 2 टेस्ट 25, 3 टेस्ट 25 पे हो गए। अभी उनके 10-10 जो है ना आपके पास हो चुके हैं, क्योंकि हर वीकेंड पे टेस्ट उनका होता है, आपका फर्स्ट टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपने जहन में रखना है कि कोई भी पेपर हो, सबसे पहले आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं, जो मर्जी। अब आप ये मुझे कहेंगे सर वो 13 क्वेश्चन की कैसे में पता चलेगा हमारे ठीक है, वो आपका बिलीव है, आपकी प्रैक्टिस है जो आपको लेके चलेगा, यस मैंने क्वेश्चन ठीक किया। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो हो सकता है कि कॉन्ट्रडिक्ट करें, तो अगर आपका बिलीव ठीक होगा तो डेफिनेटली आप कहेंगे ये सर गलत है, आप मुझे सेंड करेंगे, सर ये देखें ऑप्शन कुछ है, ये देखें मेरा कुछ आ रहा है, तो आप मुझे करेंगे। इसी तरह और भी कोई क्वेश्चन होगा जिसके आप पिक्चर विद आईडी लेंगे। आईडी कहाँ होता है कि जहाँ पर आपका नाम लिखा होता है ना पोर्टल पे, जब आप टेस्ट करो उस नाम के ऊपर एक आईडी होता है जो कि क्वेश्चन का आईडी होता है। एक तो आपका आईडी अपना है ना जो आपके नाम के साथ है, एक ऊपर आईडी लिखा हो जो क्वेश्चन का होगा उसके टॉप पे। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको मिस्टेक नजर आ रही है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका सोल्यूशन ना हो रहा हो, ठीक है, तो उसका आप पिक्चर लेके अपने पास सेव करके आप मुझे सेंड कर देते हैं, तो फिर मैं उसको देखता हूँ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी तरफ से मेरे लिए एक रेक्टिफिकेशन हो जाती है, तो मैं उसको सेंड कर लेता हूँ आईडी को कि जी इसको रेक्टिफाई कर लें, इसमें ये ऑप्शन ठीक नहीं, एंड सो ऑन, इस तरह। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, याद रखिएगा, इसी तरीके से होगा हमारा काम सारा, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा जो पेपर में आप बैठे हैं, जिस लेवल पे भी आप बैठते हैं, आपने काम करना है, सबसे पहले आपने पासिंग मार्क लेने, जो मैं सीबीएस के लिए फिलहाल सीबीएस की बात करें, ठीक है। तो पासिंग मार्क अगर 1 आवर है तो 30 मिनट्स में मैंने पासिंग मार्क्स लेने हैं, जो मर्जी हो जाए। बाकी 30 मिनट बच जाएंगे ना, तो उसमें से मैंने फिर सोचना, या जो भी मैंने प्रैक्टिकल जितना भी करना है जिस हिसाब से मेरा माइंड हो, क्योंकि मैं पास तो हो गया ना, मुझे डर तो नहीं है ना कि मैं अब जो है ना टेस्ट मेरा फेल हो गया, अब मैंने फुल मार्क्स के लिए जाना। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी, पासिंग देन फुल मार्क्स। तो देखिए आप गेन भी करेंगे, तो स्टार्ट से यही लेंगे, देखिए आगे होता जाएगा। लेकिन अगर सपोज करें स्टार्ट से ही आप स्टक हो जाएं, ठीक है, और कहेंगे यार ये कैसे होगा, और आगे जब थोड़ी देर बाद चले गए यार ये तो इतनी आसान है, टाइम चला जाएगा, और आपसे ये होगा कि पास हो जाएंगे लेकिन मैक्सिमम के लिए जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा आप अप्लाई कर लें और इसी तरीके से आप लेके चलें इसको। चले इसमें आपके साथ मैं शेयर कर लूँ आगे जो ऑनवर्ड्स हमने जो है इस पर एप्लीकेशन करनी है। अब हमने मूव करना है चैप्टर 3 में, ठीक है। मैं उसमें से आपको टास्क दूं जिसको आप रीड आउट करेंगे, फिर चैप्टर 3 पे आएंगे, देखेंगे कैसे नहीं होते इसके क्वेश्चंस, करेंगे ज़रूर। इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल फॉर्म जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। याद रखिए अपनी टेक्स्ट स्टडी टेक्स्ट के या टेक्स्ट बुक के याद रखो
कि इसके जो क्वेश्चंस हों वगैरह ये ज़रूर करिएगा। अब इसमें से एक पोर्शन जो आप इसके साथ आप, बल्कि मैं कल इस पर डिस्कशन शुरू करूँगा लॉगरिथम्स के लॉस के ऊपर, फिर लॉगरिथम के क्वेश्चन भी आपके सामने रखूँगा। आपने क्या करना है, ये आपका 52 पेज है, लॉज ऑफ लॉग्स, LOG ये लिखा हुआ है। 2 किस्म के लॉग्स है जो हम यहाँ पर रीड आउट करेंगे, जो आप करोगे। एक आप पढ़ते हो जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम्स, कॉमन लॉगरिथम्स LOG जिसको हम लिखते हैं के साथ। एक हम लोग यूज़ करते हैं जिसको नाम हम देते हैं नेचुरल लॉगरिथम। जिसको हम LN से कहते हैं, ठीक है। ये इसकी जो बेस होगी, कल डिस्कस करूंगा, इसकी जो बेस होती है वो 10 की इक्वल होती है, और इसकी जो बेस आपके पास होती है वो बेसिकली यूलर टर्म के ऊपर होती है। ई का मतलब होता है यूलर टर्म, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं यूलर टर्म, और इसको या एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं नेपियर टर्म। और इसकी अगर मैथमेटिकल वैल्यू देखें तो वो होती है 2.718। आपने बायो में भी इसको यूज़ किया हुआ है, दूसरे आपका मैथ्स वगैरह में भी यूज़ किया है। इसको कहते हैं यूलर टर्म। इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो E = 2.178 होती है, लेकिन LN के ये बेस होती है। तो बेस क्या होता है वगैरह वगैरह आपके साथ में डिस्कस करूँगा सारा ये लॉग। तो ये ज़रा इसके रूल्स चेक कर लें, कैसे लिखा है। रूल 1 है, पावर रूल होगा, ये प्रोडक्ट रूल है, ये चेक कर लीजिएगा किस तरीके से आएगा। इसको थोड़ा सा आप अपने माइंड में रख लें। ये लॉगरिथम्स के अंदर ये देखें, लॉगरिथम को समझने के लिए ये वाला जो आपके पास है ओवरऑल, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके पास पेज नंबर 49 के ऊपर है। तो कल हमने लॉगरिथम्स ही डिस्कस करने हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 में आ रहा है, तो मैंने चैप्टर नंबर 3 के लिए लॉगरिथम्स के जो इक्वेशंस होते हैं ये भी लीनियर में आते हैं। तो हमने देखना है कि अगर लॉग्स हम अप्लाई करते हैं, बताऊंगा कि लॉग क्यों अप्लाई करते हैं, लेकिन आपने ये वाला जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ है ना, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। इंडेक्स फॉर्म कौन सा होता है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, इंडेक्स फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आप जहन में रख लें, लॉगरिथम को ये सच कोई इतनी बड़ी बला नहीं है, सिर्फ ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती है इंडेक्स टू लॉग। इंडेक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लॉगरिथम का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको इंडेक्स कहते हैं। लॉग का यूज़ क्यों करते हैं वगैरह वगैरह ये सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आपने कल के लिए ये लॉग के, ये देखिए ये इंडेक्स के तो आपने रूल सारे पढ़ लिए, यहाँ पर लॉग के ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी आपके पास हैं। जिस तरह एक्सपोनेंशियल के प्रैक्टिस उसने की हुई है, तो यूजिंग ऑफ लॉग्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा। ये लॉज हैं, जैसे आपके पास प्रोडक्ट लॉ है, उसने बताया हुआ कि कैसे होता है। कोशेंट रूल है, मैंने बताना है कि कौन सा कोशेंट रूल होता है नहीं होता, इन्होंने तो बताया, मैं पॉसिबिलिटी बताऊंगा। ये पावर रूल अप्लाई कर दिया उसने। चेन बेस रूल है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। फिर उन्होंने देखें ये आपके पास रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ये लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल रूल है कि अगर लॉ को हम रेसिप्रोकल में लेके आते हैं तो क्या होता है, उसके बेस में चेंज आता है। लॉग अगर आपके पास हो तो 0 कब आता है, 1 कब आता है, ये रूल्स है सारे। फिर देखिए इसकी एप्लीकेशन भी दी हुई है हर एक के ऊपर। ये देखिए सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस या लॉगरिथमिक इक्वेशंस। तो ये देखें ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मैं सिर्फ ये आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी जब मैं सॉल्व करूँगा आप देखिएगा होगा कि